हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है परीक्षा मंथन का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है अखंड प्रताप सिंह और मैं आपका इंग्लिश का टीचर हूँ। देखिए, हम लोग क्या पढ़ रहे थे, टेट के हिसाब से हम लोग पढ़ रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच को ही जैसे मैं ख़त्म करूँगा, लगभग समझ के चलिए ग्रामर ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम लोग पढ़ रहे थे नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव हम लोगों ने पढ़ रखा है। अब हम लोग पढ़ रहे हैं एडवर्ब। एडवर्ब में मैं पिछली क्लास में ये आपको बताया था कि एडवर्ब किसके किसके बारे में जानकारी देता है। एडजेक्टिव के बारे में, एडवर्ब खुद एडवर्ब के बारे में जानकारी देता है, वर्ब के बारे में जानकारी देता है, प्रीपोजिशन के बारे में जानकारी देता है और कंजंक्शन के बारे में जानकारी देता है। ठीक है, देखिए किसके किसके बारे में जानकारी देता है। एडजेक्टिव के बारे में जानकारी देता है, एडवर्ब के बारे में जानकारी देता है, वर्ब के बारे में जानकारी देता है, प्रीपोजिशन के बारे में जानकारी देता है और साथ में कंजंक्शन के बारे में भी जानकारी देने का काम एडवर्ब करता है। ठीक है, तो हम लोग ने यहाँ तक देख लिया था। एडजेक्टिव का भी मैंने एग्जाम्पल पिछली क्लास में दिया था, एडवर्ब का भी एग्जाम्पल दिया था, वर्ब का भी दिया था, प्रीपोजिशन का दिया था। कंजंक्शन का एग्जाम्पल मैंने नहीं दिया था। क्यों नहीं दिया था? क्योंकि मुझे आपको एडवर्बियल क्लॉज भी हम लोग पढ़े थे कि क्लॉज कितने प्रकार के होते हैं। क्लॉज अगर कंजंक्शन के हिसाब से देखें तो 3 तरीके के होते हैं। कौन कौन से? प्रिंसिपल क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज, कोऑर्डिनेट क्लॉज। प्रिंसिपल क्लॉज को नो कंजंक्शन क्लॉज कहते हैं, मतलब कि इसमें कोई भी कंजंक्शन का यूज नहीं किया जाता प्रिंसिपल क्लॉज में। लेकिन जो सबऑर्डिनेट और कोऑर्डिनेट क्लॉज होते हैं वो क्लॉज कंजंक्शन के साथ आते हैं। जो क्लॉज सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से बनता है उसको सबऑर्डिनेट क्लॉज, और जो क्लॉज कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से बनता है उसको कोऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं। ये हम लोगों ने देखा था। फिर उसके बाद हम लोग देखा था कि क्लॉज पार्ट्स ऑफ स्पीच के हिसाब से अगर जो बेसिस पे देखें तो 3 तरीके के हो सकते हैं। नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्बियल क्लॉज। नाउन क्लॉज क्या होता है वो हम लोग अभी के लिए स्किप करेंगे, कभी और बताएंगे। पहले अभी जान लीजिए एडजेक्टिव क्लॉज क्या था। मैं समझा रखा हूँ कि एडजेक्टिव क्लॉज क्या होता है। ठीक है, जो कोई क्लॉज किसी नाउन के बारे में जानकारी देने का काम करता है वो एडजेक्टिव क्लॉज कहलाता है। ठीक है, एडवर्बियल क्लॉज क्या होता है अब वो हम समझेंगे। ठीक है, इसी को समझने से पहले हम लोग पहले कंजंक्शन का यूज देख लेते हैं कि किस तरीके से कंजंक्शन के बारे में एडवर्ब डिफाइन करता है। ठीक है, इसको देखते हैं। देखिए, जैसे मैंने एग्जाम्पल लिखा, द ट्रेन केम आफ्टर, या फिर एक मिनट, द ट्रेन केम आफ्टर we had reached the station। ठीक है, ये सेंटेंस मैंने लिखा है। क्या सेंटेंस लिखा है? मैंने लिखा है द ट्रेन केम आफ्टर वी हैड रीच्ड द स्टेशन। ये दरअसल में एक टेंस होता है। जब वो टेंस मैं पढ़ाऊंगा तो आपको समझाऊंगा। टेंस होता है, टेंस में जब हम लोग वर्ब पढ़ेंगे तो उसमें टेंस पढ़ेंगे। टेंस में एक होता है पास्ट परफेक्ट टेंस। देखिए, इसका यूज कैसे करते हैं ये आपके सेंटेंस पे आपके एग्जाम में नहीं आने वाला है। ये यूज कहाँ पे होता है पास्ट परफेक्ट टेंस, ये आपके एग्जाम में नहीं आने वाला है। सिंपल सा आने वाला है कि पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, कि मतलब इसको पास्ट परफेक्ट टेंस कैसे जानते हैं कि ये सेंटेंस पास्ट परफेक्ट टेंस है। तो उसका जो रीजन है वो ये है, उसका वो स्ट्रक्चर ये है कि वो हैड और वर्ब के थर्ड फॉर्म के साथ आता है। जब कोई सेंटेंस में हैड प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म दिखे तो वो जो सेंटेंस होता है ना, वो सेंटेंस किस में होता है? पास्ट परफेक्ट टेंस में होता है। तो यहाँ पे देखिए आपको हैड दिख रहा होगा, हैड दिख रहा है, हैड, और उसके साथ मैंने रिच का थर्ड फॉर्म रिच्ड लगाया है। तो हैड प्लस B3, तो इसका मतलब ये जो मैंने टेंस इस क्लॉज में यूज किया वो कैसा है? पास्ट परफेक्ट टेंस है। लेकिन मैं आपको एक एडिशनल जानकारी ये देते चल रहा हूँ कि पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज तभी हम लोग करते हैं, तभी करते हैं, ये कंपलसरी है, जब पास्ट में मतलब भूत में किन्हीं 2 समय के बीच में तुलना की जा रही हो। पास्ट में जब किन्हीं 2 समय के बीच में तुलना की जाती है तो ही हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस का काम कर लेते हैं। अगर हमें पास्ट की बस घटना बतानी है और उसमें हम समय से कोई तुलना नहीं कर रहे हैं तो हम लोग वहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। समझ में आ रहा है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज कब करते हैं? जब से पास्ट में हमें किसी एक घटना के बारे में जानकारी देनी होती है तो वहाँ पे हम लोग पास्ट इंडेफिनिट का यूज करते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज कब करते हैं? जब किन्हीं दो दिए गए समय, पास्ट में किसी 2 दिए गए हुए समय के बीच में तुलना करते हैं तो वहां पे हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस यूज करते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस यूज करते हैं। ठीक है, पानी।
नहीं लेते आइए, वो सर का है। ठीक है, पास्ट परफेक्ट टेंस यूज करते हैं कब, जब पास्ट में किन्हीं दो समय के बीच में तुलना करना होता है। ठीक है, तो ये तो हम लोगों ने पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में समझा। अब देखिए इस टेंस का मतलब क्या है। तो जब हम लोग दो समय के बीच में तुलना करते हैं तो जो काम पहले होता है उसको पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाते हैं। तो देखिए, और जो बाद में होता है उसको पास्ट इंडेफिनिट में बनाते हैं। इस टेंस का मतलब है, इस सेंटेंस का मतलब है कि द ट्रेन केम, ट्रेन आई, कब आई, आफ्टर वी हैड रीच्ड स्टेशन, जब हम लोग के स्टेशन पहुंचने के बाद। तो स्टेशन पे पहुंचा कौन, देखिए पहले तो एक पास्ट की घटना बताई गई है, पास्ट के दो समय के बीच में तुलना की जा रही है कि पहले हम लोग पहुंच गए थे। कोई मान लीजिए आपसे पूछा कि ट्रेन कब आई थी, तो आपने जानकारी देना शुरू किया कि जानते हो पहले हम लोग पहुंच गए थे, फिर उसके बाद ट्रेन आई। तो देखिए दोनों, ट्रेन का आना भी और आपका स्टेशन पे पहुंचना भी, दोनों पास्ट की घटना है और दोनों के समय में तुलना की जा रही है कि पहले हम पहुंचे थे और उसके कुछ देर बाद, मतलब कुछ समय बाद, समय की तुलना की जा रही, कुछ समय बाद ट्रेन आया। तो दोनों के बीच पहले तो पास्ट की घटना और दोनों घटनाओं के बीच में समय की तुलना की जा रही है, तो इसलिए हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस बनाते हैं। जो काम पहले होता है, जो काम पहले होता है उसको हम लोग बनाते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो यहां पे पहुंचने का काम कौन, देखिए ट्रेन पहले आई कि पहुंचा मैं, हम लोग पहले पहुंचे हैं कि ट्रेन पहले आई है। मैं ये समझा इसलिए रहा हूं क्योंकि अब हम लोग इसके बाद वर्ब में ही आने वाले हैं, तो वहां पे ये सब चीजें आपको समझनी पड़ेगी। तो धीरे धीरे समझते चलते हैं ना। पहले कौन पहुंचा, हम पहुंचे हैं कि पहले ट्रेन आई है। तो सेंटेंस में बता रहा है कि हमारे पहुंचने के बाद ट्रेन आई। तो पहले कौन सा क्रिया हुआ, पहले हम लोग पहुंचे ना, पहले हमारा पहुंचना हुआ। तो पहले हमारा पहुंचना काम हुआ तो उसको बनाएंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो पहले ये काम हुआ, वी हैड रीच्ड द स्टेशन, तो इसीलिए इसको बनाया गया है पास्ट परफेक्ट टेंस में। ठीक है, दूसरी चीज, उसके बाद जो दूसरा काम होता है, एक के बाद दूसरा काम होता है, एक के बाद जो दूसरा काम होता है वहां पे हम लोग बनाते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो हम लोग के पहुंचने के बाद जो काम कौन सा हुआ है, ये ट्रेन का आना। कौन सा काम हुआ है हम लोग के पहुंचने के बाद, ट्रेन का आना। तो देखिए इसको हम लोग बनाए पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है, अगर अफर्मेटिव सेंटेंस मतलब निगेटिव और इंट्रोगेटिव की बात की जा रही है तो वहां पे बस सब्जेक्ट के साथ वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज करते हैं, और ये कम का सेकंड फॉर्म है केम। ठीक है, तो पहले आया कौन, हम लोग पहुंचे, इसीलिए पहले आने वाले काम को पास्ट परफेक्ट में बनाया। दूसरा जो काम उसके लास्ट में होता है उसको हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं। समझ में आया, और ये होता है पास्ट परफेक्ट टेंस। अब आते हैं एडवर्ब के बारे में। मान लीजिए दो सिनेरियो है, आप अपने मान लीजिए आपका ट्रेन है 10:10 बजे, रात में आपका ट्रेन है 10 बजे। ठीक है, रात में आपका ट्रेन है 10 बजे, आप पहुंच गए 9:15 पे। ठीक है, आप पहुंच गए 9:15 पे। ये इतना भाषण इसलिए दिया जा रहा है ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, इतना ज़्यादा लेक्चरबाजी इसलिए किया जा रहा है, इतना कहानी आपको इसलिए समझाया जा रहा है ताकि आपको समझ में आ जाए। आप पहुंचे 10 बजे, 10 बजे आपका ट्रेन है, आप पहुंच गए 9:15 पे। ठीक है, तो आपसे किसी ने पूछा कि भाई ट्रेन कब आई, तो आपने बोला कि ट्रेन हम लोग के पहुँचने के काफ़ी देर बाद आई थी, मतलब हम लोग पहुँचे गए 9:15 पे, 45 मिनट वेट करना पड़ा तब ट्रेन आई। ठीक है, लेकिन मान लीजिए ट्रेन है 10 बजे, आप जस्ट पहुंचे 9:59 पे। कितने बजे पहुंचे, 9:59 पे। तब आपसे किसी ने पूछा कि भाई ट्रेन कब आई, तो आपने उत्तर दिया जैसे ही हम लोग पहुंचे ना उसके तुरंत बाद ट्रेन आ गई, उसके तुरंत बाद ट्रेन आ गई। तो देखिए अब यहां पे क्वेश्चन पूछा जा रहा कि ट्रेन कब आई, आपने उत्तर दिया जैसे ही हम लोग पहुंचे उसके तुरंत बाद। तुरंत बाद का मतलब जस्ट आफ्टर, जस्ट आफ्टर मतलब कि ट्रेन आई, हम लोग के पहुंचने के बाद ही आई, हम लोग के पहुंचने के बाद ही आई, लेकिन कब आई, कितने बाद आई। अब ये किसी ने क्वेश्चन पूछ लिया कि कितने बाद आई, 9:15 पे आप पहुंचे थे तब तो बहुत देर बाद आई, और अगर 9:59 पे पहुंचे तो तुरंत बाद आई। तो अब किसी ने क्वेश्चन पूछ लिया आफ्टर कि मतलब कितने बाद आई, तो आपने बोला कि तुरंत बाद आई। तो ये जो जस्ट है ये एक कंजंक्शन आफ्टर, जो कि क्या है, एक कंजंक्शन है, दो सेंटेंस को आपस में जोड़ने का काम कर रहा है। कौन सा दो सेंटेंस को आपस में जोड़ने का काम, कौन कौन से, दो क्लॉज को जोड़ने का काम कर रहा है। एक क्लॉज ये हुआ और एक क्लॉज वो वी हैड रीच्ड द स्टेशन, दो क्लॉज हुए, दोनों क्लॉज को आपस में जोड़ने का काम कौन कर रहा है, आफ्टर। ये हुआ कंजंक्शन। और ये जस्ट क्या कर रहा है, उसी कंजंक्शन के बारे में जानकारी दे रहा है कि हम लोग जैसे ही पूछे उसके तुरंत बाद, कितने बाद आई, तुरंत बाद आई। तो ये जस्ट इस कंजंक्शन के बारे में जानकारी दे रहा है। तो ये क्या हो गया, एडवर्ब। क्या हो गया,
एडवर्ब। तो देखिए कंजंक्शन के बारे में भी जानकारी कैसे देता है, तो ये हम लोगों ने समझा कंजंक्शन के बारे में जानकारी देने का फंडा। ठीक है, अब हम लोग का एडवर्ब खत्म हो चुका है। ठीक है, कुछ टेक्निकल बातें हैं जहां पे आपको टीचर आपको स्टूडेंट एग्जामिनर आपको फंसाएगा, वो मैं आपको समझा रहा हूं। ठीक है, कुछ जगहें हैं जहां पे आपको जो एग्जामिनर है वो जानबूझ के फंसाएगा, तो वहां से बच निकलने का भी तरीका है। ठीक है, जैसे चक्रव्यूह जब बना तो अर्जुन के पास चक्रव्यूह से निकलने का भी तरीका था, तो वैसे ही मैं आपको तरीके सिखाऊंगा कि कभी कभी एडवर्ब में आपको फंसाने का काम किया जा सकता है, तो वहां से भी बच निकलने का कुछ तरीका होता है। ठीक है, देखिए पहले तो ये जान लीजिए एक एडवर्ब ये भी होता है इंटेरोगेटिव एडवर्ब। इंटेरोगेटिव एडवर्ब। ठीक है, आपको याद होगा कि आपने इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव भी पढ़ा है, और आपको यह भी याद होगा कि आपने इंटेरोगेटिव प्रोनाउन भी पढ़ा है। पता है ना, इंटेरोगेटिव एडवर्ब भी होता है, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव भी होता है, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन भी होता है। ये तीनों में इंटेरोगेटिव पाए जाते हैं। इन तीनों में इंटेरोगेटिव एडवर्ब भी होता है, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन भी होता है, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव भी होता है। ठीक है, अंतर बस इतना है कि आपको कैसे पता करना है कि अब आपको ये नहीं पता है कि आपको कैसे पता चलेगा कि एडवर्ब कौन सा है, एडजेक्टिव कौन सा है, प्रोनाउन कौन सा है। अगर सेंटेंस में लिख दिया, सेंटेंस में लिखा और उस इंट्रोगेटिव वर्ड को अंडरलाइन कर दिया, पूछ दिया कि बताइए कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, और ये तीनों के तीनों ऑप्शन दे दिया। इंट्रोगेटिव एडवर्ब भी दिया है, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव भी दिया है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन भी दिया है। आप कंफ्यूज कि भाई ये तो तीनों है और तीनों इंट्रोगेटिव होते भी हैं, तो इससे बच निकलने का कुछ रूल मैंने बताया। इंट्रोगेटिव और एडजेक्टिव में समझा रखा हूँ। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव में क्या समझा रखा हूँ उसको एक बार और रिवाइज करा रहा हूँ, ताकि आप लोग उसको एकदम मतलब दिमाग में एकदम बैठा लें, गुट्टी की तरह पी लें। कोई भी बोले इंट्रोगेटिव प्रोनाउन तो आप कहें ये है। ठीक है, जैसे मैंने बोला व्हाट इज योर नेम, सिंपल सा लेके चलते हैं। व्हाट इज योर नेम। दूसरा सेंटेंस मैंने बोला व्हाट कलर, डू यू लाइक। अब कुछ बच्चे ये कह सकते हैं सर विच कलर होना चाहिए, व्हाट कलर भी सही है। ठीक है, गलत नहीं है, व्हाट कलर भी सही है, आप विच कलर भी लगा सकते हैं। मैं व्हाट इसलिए लेके चल रहा हूं क्योंकि मुझे आपको कंफ्यूजन दूर करना है, ताकि आप कहीं कंफ्यूज ना हो जाए। ठीक है, अभी एडजेक्टिव और प्रोनाउन में ही अंतर समझ लेते हैं, फिर उसके बाद मैं एडवर्ब अभी समझा रहा हूं। ये हुआ 3 क्वेश्चन और 2 क्वेश्चन, और इसमें अंडरलाइन कर दिया कि यहां पे बताइए व्हाट क्या है और यहां पे बताइए व्हाट क्या है। 3 आंसर है, 3 कह रहा हूं, 2 क्वेश्चन है और दोनों में व्हाट को अंडरलाइन करके रखा है और पूछ रहा है कि भैया बताओ कि इन दोनों में से व्हाट क्या है। आपको पहले ट्रिक नहीं, पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं। आपको क्या करना है, इन दोनों का आंसर दे देना है। पहले जब आप इसका आंसर देंगे, इसका आंसर, तो क्या देंगे, व्हाट इज योर नेम, तो मैं कहूंगा अखंड इज माई नेम। अखंड इज माई नेम। ठीक है, या फिर ये भी कह सकते हैं माई नेम इज अखंड। ठीक है, दोनों सही है, अखंड इज माई नेम एंड माई नेम इज अखंड, दोनों सही है। मैंने देखिए इस सेंटेंस, ये जो मैंने सेंटेंस लिखा था, इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो मैंने लिखा था, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इस सेंटेंस का जब मैंने आंसर दिया अखंड इज माई नेम, तो इस इंट्रोगेटिव वर्ड व्हाट, इस इंट्रोगेटिव वर्ड व्हाट को रिप्लेस किसने किया है, इस अखंड ने किया है। और ये अखंड क्या है, एक नाउन है। मतलब कि ये है कि इस आंसर में ये जो सेंटेंस लिखा गया है, इसी सेंटेंस में से अखंड को हटा के उसकी जगह व्हाट रखकर क्वेश्चन पूछने का काम किया गया है। समझ में आ रहा है? ये जो आंसर है, उल्टा आप सोचिए, ये जो आंसर है, इस आंसर में से अखंड को हटाया गया, उसकी जगह एक वर्ड रखा गया और उस वर्ड की सहायता से क्वेश्चन पूछा गया। कहानी की तरह समझिएगा, आंसर में से एक अखंड नाम के वर्ड को हटाया गया, जो कि क्या था, नाउन। इस नाउन को हटाया गया, उसकी जगह रखा गया व्हाट, और उसकी सहायता से क्वेश्चन पूछा गया। तो पहले तो क्वेश्चन पूछा गया तो इंटेरोगेट हुआ। क्या किया गया, व्हाट की सहायता से क्या किया, इंटेरोगेट किया गया, तो इंट्रोगेटिव।
अब ये रिप्लेस किसको कर रहा है, व्हाट रिप्लेस किसको किया है, अखंड को, क्या था, नाउन, तो नाउन को जो रिप्लेस करता है वो प्रोनाउन, तो ये क्या हो गया, इंटरोगेटिव प्रोनाउन। समझ में आया? अब देखिए, अब आप तो चाहे ये कर सकते हैं कि व्हाट इज योर नेम आया या लिखा है, तो आप पहले जो भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, जो भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस है और उसमें पूछा है कि अब बताइए कि किस पार्ट्स ऑफ स्पीच से इंट्रोगेटिव वर्ड बिलोंग करता है। कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस दे रखा है, उसमें पूछ दिया कि ये जो इंट्रोगेटिव वर्ड है वो किस पार्ट्स ऑफ स्पीच से बिलोंग करता है, तो आप क्या कीजिए, सिंपली इसका आंसर दे दीजिए। 5 मिनट कह रहा हूँ, 5 सेकेंड या 10 सेकेंड से ज़्यादा नहीं लगेगा। आंसर व्हाट इज योर नेम, अखंड माय नेम, हो गया। अखंड नाउन, नाउन को रिप्लेस किया था व्हाट ने, व्हाट हो गया इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। सिंपल सा, इतना ही करना है। तो आप तो इसका एक सिंपल सा आंसर दीजिए और देखिए कि ये व्हाट कैसा काम कर रहा है। तो एक नाउन को हटाने का काम कर रहा है, प्रोनाउन इंट्रोगेट भी कर रहा है, तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, ठीक है। दूसरा इसको देख लेते हैं, व्हाट कलर डू यू लाइक, व्हाट कलर डू यू लाइक। अब इसको हम लोग इसका आंसर फिर देते हैं, व्हाट कलर डू यू लाइक का आंसर हम लोग क्या करते हैं, एक बार फिर देते हैं, व्हाट कलर डू यू लाइक। तो इसका आंसर मैं दिया ब्लैक, बहुत हो गया। अब मान के चलते नेवी ब्लू, तो मैंने बोला नेवी ब्लू कलर इज लाइक्ड बाय मी। और इसका आंसर ये भी दिया जा सकता है कि आई लाइक नेवी ब्लू कलर, ठीक है। इसको भूल जाइए, इसको इसलिए भूल जाइए क्योंकि ये पैसिव वॉइस में हो गया, अभी आप पैसिव वॉइस नहीं पढ़े हैं, ठीक है। ये मैंने लिखा है, ठीक है, ये सेंटेंस लिखा है। इस क्वेश्चन का आंसर मैंने दिया कि आई लाइक नेवी ब्लू कलर, आई लाइक नेवी ब्लू कलर। तो इस वाट को देखिए, इस बार जो आपने आंसर दिया है उस वाट को रिप्लेस किसने किया, इस नेवी ब्लू ने। बाकी सारी चीजें यही है। यू मुझसे जब क्वेश्चन पूछा गया तो यू कहा गया, मैं उसको जब आंसर दे रहा हूं तो अपने आप को बता रहा हूं तो आई आ गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यू की तरह ये एक आई है। लाइक है, बस इस विच वाट की जगह, इस वाट की जगह मैंने एक कलर का नाम डाल दिया है नेवी ब्लू कलर, नेवी ब्लू कलर। अब ये देख लेते हैं कि वो कलर, वो जो मैंने नेवी ब्लू लिखा वो किस पार्ट्स ऑफ स्पीच से बिलोंग करता है। आई लाइक कलर, मैं कलर पसंद करता हूं। किसी ने पूछा कौन सा कलर, तो आपने इस कलर के बारे में जानकारी देना शुरू किया जो कि एक नाउन था। इस नाउन के बारे में जानकारी देना शुरू किया कि नेवी ब्लू कलर मुझे पसंद है, नेवी ब्लू कलर। तो ये जो नेवी ब्लू है ना, ये एक नाउन के बारे में जानकारी दे रहा है, तो एडजेक्टिव हुआ। तो ये जब आपने आंसर दिया इस दूसरे सेंटेंस के क्वेश्चन का, इस दूसरे इंट्रोगेटिव सेंटेंस के क्वेश्चन का जब आपने आंसर दिया तो उसकी वाट की जगह क्या आया, नेवी ब्लू कलर, जो कि क्या है, एक एडजेक्टिव। तो ये वाट भी क्या हो गया, इंटेरोगेट कर रहा है पर है एडजेक्टिव, तो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, ठीक है। अब आते हैं ट्रिक पे। ट्रिक ये है कि देखिए, ये ट्रिक हर जगह काम भी नहीं करेगा। अभी जब एडवर्ब पढ़ाऊंगा ये तो बचा ले जाएगा, एडजेक्टिव तो बचा ले जाएगा, क्योंकि एडजेक्टिव का रूल ही यही होता है कि वो नाउन के ठीक पहले आता है। तो अगर नाउन के ठीक पहले कोई इंट्रोगेटिव वर्ड यूज हुआ है तो वो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव होगा। प्रोनाउन बिना किसी नाउन के आता है, ठीक है, लेकिन एडवर्ब भी बिना किसी नाउन के आता है, ठीक है। तो आप सिंपली क्या कीजिए, उसका आंसर दीजिए। तो व्हाट इज योर नेम, आंसर दिया अखंड इज माई नेम, ठीक है। लेकिन एडजेक्टिव हमेशा नाउन के पहले आए, तो नाउन के ठीक पहले आए हुए किसी भी इंट्रोगेटिव वर्ड को हम लोग क्या कह सकते हैं, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, ठीक है। तो ये तो हम लोगों ने अंतर समझा दिया। अब आ जाते हैं कलर एडवर्ब पे। ये इतना जो किया ये सब पढ़ाया हुआ है, ठीक है, लेकिन तो भी मैंने एक बार फिर से आपको रिवाइज करा दिया। ठीक है, अब आ जाते हैं कलर, सॉरी, व्हाट डज ही डू, व्हाट डज ही डू, ठीक है। अब इस सेंटेंस को, ये जो मैंने सेंटेंस लिखा है, इस सेंटेंस में बताइए कि ये व्हाट किस पार्ट्स ऑफ स्पीच से बिलोंग करता है। सॉरी, ये जो व्हाट है वो किस पार्ट्स ऑफ स्पीच से बिलोंग करता है। ये जो मैंने व्हाट लिखा है, ये व्हाट किस पार्ट्स ऑफ स्पीच से बिलोंग करता है। अब आपको ये बताना है, तो बिना आंसर दिए आप नहीं बता सकते कि वो किस पार्ट्स ऑफ स्पीच से बिलोंग करता है। आप इसका आंसर दीजिए, वह क्या करता है,
आंसर क्या है, क्वेश्चन क्या पूछा गया, वह क्या करता है। अगर जो आप बिना आंसर दिए भी बताना चाहें तो आंसर बता सकते हैं। देखिए ये व्हाट इम्फेसाइज किस पे कर रहा है, ये व्हाट इम्फेसाइज किस पे कर रहा है, करने पे, डू पे, ये डू पे इम्फेसाइज कर रहा है। लेकिन इसका आंसर भी देंगे अभी, जो अगर आप समझ पा रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन आंसर देके थोड़ा और डिटेल में समझेंगे। अभी देखिए व्हाट डज ही डू, वह क्या करता है, वह करता है, तो किसी ने पूछ दिया क्या करता है, तो ये व्हाट इस डू के बारे में ही जानकारी ले रहा है। ये जो व्हाट है ये डू के बारे में ही जानकारी ले रहा है। डू एक एक्शन वर्ड है, मतलब कि वर्ब है, और वर्ब के बारे में किसी भी तरीके से जानकारी देने वाला या लेने वाला एडवर्ब कहलाता है। ये एडवर्ब है। अब चूंकि ये क्या कर रहा है, एडवर्ब क्या कैसा काम कर रहा है, इंटरोगेट करने का काम कर रहा है, तो इंट्रोगेटिव एडवर्ब हो गया। नहीं समझ में आया तो अब आप क्या कीजिए, इसका आंसर दीजिए। व्हाट डज ही डू, व्हाट डज ही डू, क्वेश्चन आया कि वो क्या करता है, वो क्या करता है, तो आपने आंसर दिया ही डज, ही सिंग्स अ सॉन्ग, सिंग्स अ सॉन्ग, ठीक है, वह एक गाना गाता है, ठीक है, ही सिंग्स अ सॉन्ग, वह एक गाना गाता है, ठीक है। यही अब आपने इस क्वेश्चन का आंसर, जो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस था, इसका आपने आंसर दिया, इस इंट्रोगेटिव सेंटेंस का आपने आंसर दिया। क्वेश्चन का आंसर क्या दिया, वो किसी ने पूछा कि वह क्या करता है, वह क्या करता है, डज, ये डज हेल्पिंग वर्ब है यहाँ पे, हेल्पिंग वर्ब, और ये जो है ये मेन वर्ब है। इसको भी समझेंगे, ये सब वर्ब में हम लोग समझेंगे, ये वर्ब में हम लोग सब समझेंगे। अभी के लिए समझ लीजिए कि ये डज इस डू से अलग है। यहाँ पे डज का मतलब है हेल्पिंग वर्ब और यहाँ पे डू का मतलब है मेन वर्ब, ठीक है। आंसर, क्वेश्चन पूछा गया कि वह क्या करता है, व्हाट डज ही डू, आपने इसका आंसर दिया ही सिंग्स अ सॉन्ग, वह एक गाना गाता है, ठीक है, वह एक गाना गाता है। तो यहाँ पे देखिए इस व्हाट की जगह ये जो व्हाट था, ये किसके बारे में जानकारी ले रहा था। आपने इस क्वेश्चन का आंसर जो दिया है वो किसकी जगह दिया है, मतलब कहने का ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। जब था व्हाट इज योर नेम, मतलब कि वहां पे व्हाट एक नाउन को ढूंढ रहा था, एक नाउन के बारे में जानकारी मांगने का काम कर रहा था कि बताइए कि आपका नाम क्या है, या फिर विच, जैसे आपने बोला इन विच सिटी डू यू लिव, मतलब कि आप किस शहर में रहते हो, तो वो उस शहर का नाम जानना चाहता था। इन विच सिटी डू यू लिव, जैसे आपने सिंपल सा मैं बता रहा हूँ, इन विच सिटी डू यू लिव, इन विच सिटी डू यू लिव। तो यहाँ पे जब आप इसका आंसर देंगे तो विच की जगह वो क्या जानना चाहता था, पूछने वाला एक नाम जानना चाहता था उस सिटी का जिसमें आप रहते हैं, उस सिटी का नाम जानना चाहता था जिसमें आप रहते हैं। तो वो जो था वो विच जो है एक नाउन की जगह लगाया गया था। आंसर था उसका कि आई लिव इन इलाहाबाद, ठीक है, आई लिव इन इलाहाबाद। तो उस आंसर में से इलाहाबाद को हटा के विच लगाया गया था और पूछा गया था क्वेश्चन कि किस शहर में आप रहते हैं, ठीक है। तो वहां पे हम लोग ने कहा था कि क्या वो जो विच था वो किसकी जगह, वो किसको मतलब किसके बारे में जानकारी मांग रहा था, नाउन के बारे में, तो वो हो गया था प्रोनाउन। जब आपने बोला विच कलर डू यू लाइक, तो अब ये एक विच जो है ये क्या कर रहा है, एडजेक्टिव के बारे में जानकारी मांग रहा है कि भाई आप कलर पसंद करते हो, मानते हैं, लेकिन कौन सा कलर। तो अब जब भी आप आंसर देंगे तो उस विच की जगह एक जो भी आंसर आएगा उस विच की जगह एडजेक्टिव ही आएगा। समझ रहा है, मैं सब समझा रखा हूं। ये जैसे ही आप बोलेंगे विच कलर डू यू लाइक, आंसर दीजिए, खुद दीजिए आंसर और फील कीजिए विच कलर डू यू लाइक। तो आपने बोला रेड कलर, आई लाइक रेड कलर। तो यहाँ पे देखिए विच को हटाया गया था एक एडजेक्टिव के बारे में जानकारी लेने के लिए, इसलिए वो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हो रहा था। समझा रखा हूं डिटेल में। इसी तरह यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जानकारी मांगा गया है व्हाट डज ही डू, वह करता है, क्या करता है। यहाँ पे वर्ब क्या था, वर्ब डू, इस डू के बारे में ही जानकारी मांगा गया कि भाई वो करता है तो क्या करता है। तो ये व्हाट जो है ये इंटेरोगेट कर रहा है किसके बारे में, वर्ब के बारे में। और जब आपने आंसर दिया तो देखिए आपने बोला कि वह करता है, नहीं, वो क्या करता है, वो गाना गाता है। ये जो है ये वर्ब है। इसी वर्ब के बारे में इंट्रोगेशन की गई थी, किसकी सहायता से, व्हाट की सहायता से। इसी वर्ब सिंग के वर्ब की, सिंग जो है
ये जो सिंग है वही वर्ब था, उसी वर्ब के बारे में इंटरोगेशन किया गया था व्हाट की सहायता से। तो व्हाट वर्ब के बारे में जानकारी मांग रहा था, तो हो गया एडवर्ब। ठीक है, और कैसा एडवर्ब, इंट्रोगेट करने का काम कर रहा है, तो इंटेरोगेटिव एडवर्ब। ठीक है, समझ आया? फिर समझिए एक बार, व्हाट डज ही डू, वह करता है, क्या करता है, किसी ने पूछा, तो ये व्हाट जो है इस डू करने, उसका ऑक्यूपेशन क्या है, उसका काम क्या है, वो उसकी जानकारी मांग रहा है। मतलब कि वो एक्शन क्या करता है, उस वर्ब के बारे में जानकारी व्हाट कर मांग रहा है, उस वर्ब के बारे में जानकारी इंटरोगेट करने का काम व्हाट कर रहा है। देखिए जब आपने आंसर दिया तो उसी व्हाट की जगह सिंग्स है, कि मतलब कौन सा एक्शन वो करता है, तो आपने आंसर दिया ही सिंग्स अ सॉन्ग, वह गाना गाता है। तो ये व्हाट जो है वो क्या कर रहा है, एक वर्ब के बारे में इंट्रोगेशन कर रहा है कि वो करता क्या है, इंट्रोगेट कर रहा है वर्ब के बारे में। तो ये इंट्रोगेट कर रहा है वर्ब के बारे में, मतलब कि हो गया एडवर्ब, और इंट्रोगेट करने का काम कर रहा है तो इंट्रोगेटिव एडवर्ब। ये मैंने इसलिए समझाया इतना डिटेल करके क्योंकि ये क्वेश्चन में आपके आ सकता है। तो आपको क्या करना है, आपको उस क्वेश्चन का सबसे पहले आंसर देना है, फिर वहां से डिसाइड करना है कि वो किस पार्ट्स ऑफ स्पीच से बिलोंग करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कुछ अच्छी चीजें। ठीक है, देखिए उसके बाद मैंने बोला था कि एक एडवर्बियल क्लॉज भी होता है। क्लॉज कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, पार्ट्स ऑफ स्पीच के हिसाब से। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। कौन कौन सा, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्बियल क्लॉज। ठीक है, ये 3 क्लॉज होते हैं। ठीक है, या फिर एडवर्ब क्लॉज, एडवर्बियल या एडवर्ब क्लॉज। ठीक है, एडवर्ब क्लॉज लिखते हैं, एडवर्ब क्लॉज। ठीक है, 3 क्लॉज होता है। कौन कौन सा, एक होता है नाउन क्लॉज, एक होता है एडजेक्टिव क्लॉज, एक होता है एडवर्ब क्लॉज। ठीक है, नाउन क्लॉज आपके सिलेबस का है नहीं, एडजेक्टिव क्लॉज है तो आपने पढ़ रखा है, एडवर्ब क्लॉज है तो वो आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, ये 3 क्लॉज होते हैं। क्लॉज पार्ट्स ऑफ स्पीच के बेसिस पे 3 तरीके के होते हैं, नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब। ठीक है, अभी एडवर्ब क्लॉज समझ लेते हैं। देखिए एडवर्ब को जब आपने समझा तो वहां क्या समझा था कि जो कोई वर्ड किसी एडजेक्टिव, ध्यान से समझिएगा, जो कोई एडवर्ब जब आपने समझा था तो वहां क्या समझा था कि जो कोई वर्ड किसी एडजेक्टिव, नाउन, कोई भी वर्ड, मैं जितनी भी बातें बोला हूँ अभी के लिए फिलहाल 1-2 मिनट पहले उसको भूलिए, अब सुनिए ध्यान से। कोई भी वर्ड किसी एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाम लिए हैं। कौन कौन से, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन। तो कोई भी वर्ड जब इन 5 पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में जानकारी देने का काम करता है तो उसको कहते हैं एडवर्ब। अगर वर्ड के रूप में है तो हम लोग उसको कहेंगे एडवर्ब। लेकिन अगर जो वही काम एक क्लॉज करने लग जाए, मतलब कि जैसे हमने देखा था ना कि एडजेक्टिव क्लॉज क्या हो रहा था, जैसे मैंने बोला ही इज अ गुड बॉय, तो यहां पे भी गुड एडजेक्टिव था। कैसे एडजेक्टिव था, ही इज अ बॉय, वह एक लड़का है। कैसा लड़का है, तो आपने जानकारी दिया इस बॉय के बारे में कि अच्छा लड़का है। बॉय क्या है, नाउन के बारे में गुड ने जानकारी दिया तो हुआ एडजेक्टिव। ठीक है, तो ये एडजेक्टिव हुआ गुड। लेकिन अगर जो इसी तरीके का कोई एक ऐसा क्लॉज ले लिया जाए, जैसे लिखा ही इज द बॉय हु loves his parents, यहां लिखते नीचे।
अब कोई ऐसा क्लॉज ले लिया जाए जो कि एक नाउन के बारे में जानकारी दे। मतलब कि अभी यहाँ तक वर्ड काम कर रहा था एक एडजेक्टिव के रूप में नाउन के बारे में जानकारी देके। मान लीजिए कोई ऐसा क्लॉज आ जाए जो कि एडजेक्टिव की तरह काम करे और उसे एक नाउन के बारे में जानकारी दे, तो उसको एडजेक्टिव क्लॉज कह रहे थे। जैसे ही इज़ द बॉय, वह लड़का है। कौन सा लड़का है? तो आपने जानकारी दिया वही लड़का जो अपने माता पिता को प्यार करता है, वही लड़का जो अपने माता पिता को प्यार करता है। तो ये जो पूरा क्लॉज था, हु लव्स हिज पेरेंट्स, ये एक बॉय के बारे में जानकारी दे रहा था। बॉय क्या था? नाउन। और जो कोई भी नाउन के बारे में जानकारी देता है एडजेक्टिव, तो वो हो गया एडजेक्टिव, लेकिन क्लॉज के रूप में था तो एडजेक्टिव क्लॉज कह रहे थे। तो ये क्या हो गया? एडजेक्टिव क्लॉज। एडजेक्टिव क्लॉज, ठीक है, क्या हो गया? एडजेक्टिव क्लॉज। अब आगे देखिए, अब इसी तरीके से एडवर्ब भी होता है, एडवर्ब क्लॉज भी होता है। एडवर्ब क्लॉज क्या होता है? जब मान लीजिए, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा था ही प्लेज, ही सिंग्स, प्लेज बार बार, ही सिंग्स वेरी वेल, ठीक है, वह बहुत अच्छा गाता है। मान लीजिए मैंने लिखा ही सिंग्स वेरी वेल, वह बहुत अच्छा गाता है। तो वह गाता है, कैसा गाता है? तो इस गाने के बारे में जानकारी दिया, अच्छा गाता है। गाना क्या हुआ? वर्ब। और जो वर्ब के बारे में जानकारी देता है उसको एडवर्ब। तो एडवर्ब क्या, वेल क्या हो गया? एडवर्ब। वह गाता है, कैसा गाता है? अब इस वर्ब के बारे में जानकारी मांगी गई, कैसा गाता है? तो आपने जानकारी दी अच्छा गाता है। फिर किसी ने एक और जानकारी मांगी, भैया कितना अच्छा गाता है? तो आपने बताया कि बहुत अच्छा गाता है। इस वेल के बारे में जानकारी दिया गया कि डिग्री जो बताई गई कि बहुत अच्छा गाता है, तो ये हो गया, ये फिर एडवर्ब हो गया, ठीक है। लेकिन मान लीजिए कि अब ऐसा हो कि ये वर्ब के बारे में ही वो कोई जानकारी दे, लेकिन कैसे दे? एक क्लॉज के रूप में दे, वर्ब के रूप में, वर्ब के बारे में ही जानकारी, या फिर जो मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच बताया उन्हीं के बारे में एक जानकारी देने का काम कोई करे, लेकिन क्लॉज के रूप में करे, तो फिर उसको एडवर्ब क्लॉज कहते हैं। क्या कहते हैं? एडवर्ब क्लॉज कहते हैं। अब देखिए उसको देखते हैं। उसको देख लेते हैं। जैसे मैंने लिखा एक सेंटेंस, आई डोंट नो, आई डोंट नो, आई डोंट नो, आई डोंट नो वेयर ही लिव्स, ठीक है, वेयर ही लिव्स। अब ये क्या हुआ कि आपसे किसी ने कह दिया कि ये बताइए ये क्या है। बस मुझसे, मैंने आपसे ये पूछा कि ये क्या है, ठीक है। अभी आपको बस इसने पूछ रहा क्योंकि अभी आपको नहीं पता है कि वो क्या है। डोंट को पहले डू नॉट करते हैं, ठीक है, डोंट को डू नॉट करते हैं। डू नॉट का ही शॉर्ट फॉर्म होता है डोंट। कहते हैं ना डोंट टच मी, दरअसल में डोंट जो है वो डू नॉट का शॉर्ट फॉर्म होता है, डोंट, ठीक है। तो डू नॉट का शॉर्ट फॉर्म होता है डोंट, ठीक है। अब सेंटेंस पे ध्यान दे लेते हैं। आई डू नॉट नो वेयर ही लिव्स। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये जो पूरा का पूरा क्लॉज है ना, ये जो पूरा का पूरा क्लॉज है, ये क्लॉज किसके बारे में बात कर रहा है? ध्यान से समझिएगा। ये जो क्लॉज है वेयर ही लिव्स, ये जो वेयर ही लिव्स है वो किसके बारे में बात कर रहा है? ध्यान से सुनिएगा। मैंने बोला आई डोंट नो, मैं नहीं जानता। मैंने पूछा, किसी ने मान लीजिए पूछा कि सॉरी, मैंने बोला कि मैं नहीं जानता, ठीक है। तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आया कि क्या नहीं जानते आप, ठीक है। मैंने बोला है कि आई डोंट नो, मैं नहीं जानता हूँ, ठीक है। तो आपके दिमाग में एक आंसर, एक क्वेश्चन आया कि भाई क्या नहीं जानते हैं, ये भी तो बताइए। तो फिर आपने क्या नहीं जानते, देखिए आप जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसमें इम्फेसाइज किसके बारे में कर रहे हैं? जानने के बारे में। इस वर्ब के बारे में आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं। अब इस वर्ब के बारे में आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ध्यान से देखिए, मैंने बोला मैं नहीं जानता, तो आपके दिमाग में नेचुरली एक क्वेश्चन उठा होगा कि क्या नहीं जानते हैं सर, ठीक है। आपके दिमाग में आया, मैंने बोला मैं नहीं जानता, तो आपके दिमाग में आना चाहिए ये बात कि क्या नहीं जानते सर। तो क्या नहीं जानते सर, तो जानने के बारे में। अब इसी वर्ब नो के बारे में जानकारी मुझसे मांगी गई है, ठीक है। तो अब मैं आगे क्या करता हूं, इसी नो के बारे में जानकारी देना काम करता हूं कि आई डोंट नो, मैं नहीं जानता। क्या नहीं जानता? कि वह कहाँ रहता है, वेयर ही लिव्स, कि वह कहाँ रहता है, वेयर ही लिव्स, मैं नहीं जानता। तो आपने पूछा क्या नहीं जानता सर, तो क्या नहीं जानते सर, तो मैंने जवाब दिया
कि मैं ये नहीं जानता कि वेयर ही लिव्स, कि वह कहाँ रहता है। तो ये जो वेयर ही लिव्स है ना, ये किसके बारे में जानकारी दे रहा है? इस नो के बारे में जानकारी दे रहा है। ये जो वेयर ही लिव्स है, ये पूरा का पूरा क्लॉज किसके बारे में जानकारी दे रहा है? तो ये जानकारी दे रहा है किसके बारे में? नो के बारे में। नो क्या है? वर्ब। वर्ब के बारे में जो जानकारी देता है उसको क्या कहते हैं? एडवर्ब। क्या कहते हैं? एडवर्ब। तो ये तो हुआ एडवर्ब। अब किस फॉर्म में है ये एडवर्ब? एडवर्ब दरअसल में ये क्लॉज के रूप में है, ना कि एक वर्ड के रूप में। तो ये क्या हो गया? क्लॉज के रूप में है, तो एडवर्ब क्लॉज। एडवर्ब क्लॉज। सही समझ में आया आपको? आई डोंट नो, मैं नहीं जानता। तो आपके दिमाग में आया क्या नहीं जानते सर? तो मैंने बताया, इसी जानने के बारे में बाद आगे जानकारी दिया कि वेयर ही लिव्स, कि वह कहाँ रहता है। तो ये जो एडवर्ब, ये जो था वेयर ही लिव्स, ये पूरा का पूरा एक नो के बारे में जानकारी दे रहा था। तो ये हुआ एडवर्ब, एक वर्ब के बारे में जानकारी देने वाला एडवर्ब। अब कैसा एडवर्ब है? क्लॉज के रूप में, तो एडवर्ब क्लॉज हो गया। और ये ऐसे ही आपके पेपर में भी क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, टेट में। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। मैंने लिखा एक सेंटेंस, ही थिंक्स दैट ही विल विन दिस मैच। ही थिंक्स दैट ही विल विन दिस मैच। ठीक है, ये सेंटेंस है। सेंटेंस क्या है? ही थिंक्स दैट ही विल विन दिस मैच। ठीक है, ये सेंटेंस है। ही थिंक्स, वह सोचता है। थिंक जो है इसमें क्या किया गया? THINK, थिंक में S जोड़ा गया है। तो किसी वर्ब में S और ES तभी जोड़ते हैं जब हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बनाते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बनाते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बनाते समय में ही हम लोग वर्ब में S और ES जोड़ते हैं। ठीक है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में वह सोचता है। तो आपने बस यहीं तक भूल जाइए। मान लीजिए मैंने इतना ही बोला, ये 1 मिनट के लिए भूल जाइए। ठीक है, चीज़ों को समझने के लिए थोड़ा सा आप भूलिए 1 मिनट के लिए। ठीक है, आप बस पूछो, मैंने बोला कि वह सोचता है, मैंने बोला वह सोचता है, तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आया कि सर क्या सोचता है? आया कि नहीं? नेचुरली कि मैंने बोला कि वह सोचता है यार, तो आपने बोला कि सर क्या सोचता है। ठीक है, तो फिर मैंने आगे जानकारी दी, और जो जानकारी देना शुरू किया वो इसी थिंग के बारे में जानकारी देना शुरू किया कि वह सोचता है। तो आपने पूछा क्या सोचता है, तो मैंने बोला कि वह यह मैच जीत जाएगा, कि वह यह मैच जीत जाएगा। तो ये जो पूरा का पूरा दैट ही विल विन दिस मैच है, ये किसके बारे में जानकारी दिया गया है? ये बस एक थिंग के बारे में जानकारी दिया गया है। थिंग क्या है? वर्ब। वर्ब के बारे में जो जानकारी देता है उसको क्या कहते हैं? एडवर्ब। तो ये पूरा का पूरा क्या हुआ? एडवर्ब। पूरा का पूरा क्या हुआ? एडवर्ब। अब चूंकि ये एडवर्ब क्लॉज के रूप में है, तो ये हो गया एडवर्ब क्लॉज। क्या हो गया? एडवर्ब क्लॉज। समझ में? तो एडवर्ब क्लॉज क्या होता है? जब कभी भी हम लोग किन्हीं 5 जो मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच लिखा है ना, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इनके बारे में जानकारी देने वाला वर्ड क्या होता है? एडवर्ब होता है। लेकिन अगर जो इनके बारे में जानकारी क्लॉज के रूप में दिया जाने लगे तो वो फिर एडवर्ब क्लॉज हो जाता है। 2 सेंटेंस देखा, ही आई डोंट नो, तो मैं नहीं जानता। आपने पूछा क्या नहीं जानता, तो मैंने फिर उस जानने के बारे में जानकारी दी कि वह कहाँ रहता है। मैं नहीं जानता कि वह कहाँ रहता है। तो वो पूरा वेयर ही लिव्स का जो पूरा एक क्लॉज था वो किसके बारे में बस बात कर रहा था? नो के बारे में, कि क्या आप नहीं जानते हैं, वो बस उसके बारे में बात हो रहा था आगे वाले क्लॉज में। तो वो क्लॉज एडवर्ब था क्योंकि नो के बारे में जानकारी दे रहा था। अब चूंकि ये एडवर्ब था, किस फॉर्म में था? क्लॉज के रूप में, तो उसको एडवर्ब क्लॉज कहेंगे। नीचे सेकंड जो सेंटेंस लिखा वो भी यही है, ही थिंक्स, वह सोचता है। क्या सोचता है? तो आपने बोला दैट ही विल विन दिस मैच, कि वह यह मैच जीत जाएगा। ठीक है, कि वह यह मैच जीत जाएगा। तो ये जो पूरा का पूरा क्लॉज है, ये किसके बारे में? बस एक बारे में बात, थिंक, सोचने के बारे में अब जानकारी देने की है। तो ये पूरा पूरा एक वर्ब के बारे में जानकारी दिया गया। तो एडवर्ब चूंकि क्लॉज के रूप में है, तो एडवर्ब क्लॉज। ठीक है, किस क्या हो गया? एडवर्ब क्लॉज।
ठीक है। अब जो है हम लोग का एडवर्ब हो गया ख़त्म, ठीक है। एडवर्ब जो है वो हम लोग का हो गया ख़त्म। हम लोग ने एडवर्ब पूरा देख लिया अच्छे से डिटेल में। एक चीज़ और छोटी सी रह गई है, वो ये रह गई है एनफ का प्रयोग, वो भी देख लेते हैं। एनफ का प्रयोग वैसे वो आपके पेपर में आने की संभावना नहीं है, लेकिन तो भी चूंकि ये पूरी रूल पे ही है बेस्ड, तो उसको भी समझ लेते हैं, ठीक है। पूरा रूल पे बेस्ड है, तो इसलिए उसको समझ लेते हैं। चलिए, एनफ विद दरअसल में एडवर्ब और एडजेक्टिव दोनों की तरह काम करता है। एडजेक्टिव में नहीं समझाऊंगा, एनफ एडवर्ब के रूप में समझ लगते हैं। एक वर्ड होता है एनफ, ENOUGH, ठीक है, ENOUGH। जब हम लोग लिख रहे थे ही सिंग्स वेरी वेल, तो यहां पे जो ये वेरी था, ही सिंग्स वेरी वेल, वह गाता है, कैसा गाता है, अच्छा गाता है। वेल क्या था, एडवर्ब कैसा एडवर्ब ऑफ मैनर। मैनर का मतलब समझते हैं ना, कहते हैं लोग यार थोड़ा मैनर सीख लो, मतलब कैसे बिहेव करना है ये सीख लो, ठीक है। तो जब कोई एडवर्ब किसी के बारे में जानकारी दे रहा है कि वो एक्शन हो कैसे रहा है, तो वहां पे हम लोग एडवर्ब ऑफ मैनर का यूज करते हैं। तो वह गाती है, किस तरीके से गाती है, तो अच्छा गाती है, तो एडवर्ब ऑफ मैनर हो गया। अब ये वेरी, फिर आपने किसी से पूछा कि कैसा गाती है, ये बताओ कैसा गाती है, मतलब तो आपने बोला अच्छा गाती है। अब किसी ने आपसे ये पूछ लिया कितना अच्छा गाती है, अब उसके बारे में, इस अच्छे के बारे में डिग्री के रूप में जानकारी लिया गया, तो ये हो गया वेरी, तो ये हो गया एडवर्ब ऑफ डिग्री। मतलब सिंपली बोला गया था कि वह गाती है, कैसा गाती है, अच्छा गाती है, लेकिन अब उसमें और इम्फेसाइज किया गया कि भैया डिग्री बताओ कितना अच्छा गाती है, तो आपने बोला बहुत अच्छा गाती है, तो ये जो वेरी है वो एडवर्ब ऑफ डिग्री हो गया। इसी तरीके से एनफ भी है, एनफ भी एडवर्ब ऑफ डिग्री होता है, ठीक है। लेकिन देखिए, जब भी हम लोग एडवर्ब ऑफ डिग्री का यूज करते हैं, नोट कर लीजिएगा इसको, जब कभी भी हम लोग एडवर्ब ऑफ डिग्री का यूज करते हैं, तो वो उस एडवर्ब या उस एडवर्ब के ठीक पहले आता है जिनके बारे में जानकारी देना होता है। जैसे इसी वेल के बारे में जानकारी, तो ये एडवर्ब ऑफ डिग्री दे रहा है, तो देखिए वेल के ठीक पहले आया, ठीक है। लेकिन एनफ के साथ ऐसा नहीं है, एनफ उसके बाद आता है। मतलब कि अगर जो इसके आगे एनफ यूज करते, जैसे ही सिंग्स वेल एनफ, तो ये सेंटेंस सही होता। वेल के बाद एनफ आता, ये है वही डिग्री, एडवर्ब ऑफ डिग्री, लेकिन इस बार ये उसके बाद आया, तो बस इतना ही छोटा सा अंतर होता है, ठीक है। जब कभी एडवर्ब ऑफ डिग्री का यूज करते हैं तो वो उसके ठीक पहले आता है जिसके बारे में वो बता रहा होता है। जैसे यहाँ वेरी एडवर्ब ऑफ डिग्री था, बता किसके बारे में रहा है, एडवर्ब के बारे में, तो देखिए ठीक पहले आया, ठीक है। लेकिन एनफ में उल्टा होता है, एनफ सेंटेंस उसके ठीक बाद आता है जिसके बारे में वो जानकारी देता है, ठीक है। तो इसको अपने लैंग्वेज में लिख लीजिएगा। बस आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो एडवर्ब पे प्रैक्टिस सेशन होगा, ठीक है। आपको क्या करना है, सिंपली वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर करना है। ऐसे नहीं शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक यू।